हेलो दोस्तों, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने आधे घंटे की 2 क्लासेस की हैं, जिसमें हमने इकोनॉमी के बेसिक टर्म्स समझे और हमने ये जाना कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, राजस्थान की इकोनॉमी की जो आज की दशा है वो क्या है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, किस तरह से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन निकाला जाता है, कैसे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। मैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरे पार्ट पे कुछ एक वीडियोस अभी तक और आ जाने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरी अभी फिज़िकली कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं पिछले 2-3 दिन से बेड से उठ भी नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा मेरे साथ आप बने रहिए, थोड़ा सा मेरे साथ बर्दाश्त कर लीजिए। मैं कमिटेड हूँ इस बात के लिए कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका सारा का सारा जो वीडियोस जितने मेरे से बन पड़ेंगे मैं सब अपलोड कर दूंगा। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि एसआई के एग्ज़ाम से पहले सिलेबस पूरा होगा या नहीं। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको 3 चैप्टर कराने वाला हूँ और पहले 1 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लगभग 4 से 5 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। बचे हुए जो 4-5-6 चैप्टर हैं वो 1 या 2 वीडियो में और कंप्लीट कर देंगे। और आपके पास एक वीडियो जब पहुंचता है तो उस एक वीडियो में मेरी कम से कम 2 दिन की 2.5 दिन की मेहनत होती है। 2 दिन मेहनत करने के बाद एक चीज़ आपके सामने निकल के आती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपका एग्ज़ाम 13 तारीख को है, अभी हमारे पास 13 दिन हैं। इन चक्कर में, इन झमेलों में मैं नहीं उलझता कि एग्ज़ाम आगे जाएगा या नहीं, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। एग्ज़ाम हम तैयारी 13 को मान के करेंगे। आगे जाता है तो हमें रिवीजन करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, नहीं जाता है तो हम 13 को तैयार रहेंगे। तो 13 को आपका एग्ज़ाम मानते हुए, और मैं 13 से बहुत पहले क्या, मैं कोशिश करूँगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सर्वे का पार्ट पूरा करवा दूँ। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं, जितना पोर्शन हम कर रहे हैं, आपको सारे सवाल उसी में से मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो के अंदर मैं एक बार आपसे पुराने क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा कि जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो एसआई का हो, चाहे आरएस प्रीलिम्स का हो, या कोई भी और राजस्थान का पेपर रहा हो, उसमें सर्वे से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं। अभी जैसे ही मेरा सर्वे पूरा होगा, अगली 2 क्लास के अंदर लगभग, सर्वे पूरा होने के बाद पूरे सर्वे की एक कंबाइंड वीडियो हम लोग बना देंगे, क्योंकि अभी हमने पार्ट्स में कराया है तो 3-4 पार्ट्स होंगे, तो उसको एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे। कंबाइंड वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होगा, 3-4 घंटे का होगा। तो आप में से जिसको भी रिवीजन करना हो, यूट्यूब पे एक बार हाई स्पीड करके और उस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आप 2 बार ये काम कर लेते हैं तो सर्वे से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर मैं टोटल वीडियो ही 5 घंटे के बनाऊंगा और हाई स्पीड पे चलाएंगे तो 2-2.5 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। उतना ही टाइम आपको पढ़ने में लगता है, लेकिन कही हुई बात, सुनी हुई बात ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा याद होती है। तो अभी हम लोग लॉ का एक कंबाइंड वीडियो और सर्वे का कंबाइंड वीडियो दोनों आपको अवेलेबल करा देंगे, जो 2-2, 2.5 घंटे के वीडियो होंगे, और उसको आप हाई स्पीड पे देखेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक बार मेरी हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाए, अभी हालत यह है कि डॉक्टर ने मुझे क्लियरली मना कर रखा है कि आपको बैठना नहीं है कंटिन्यूसली, तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आपको बैठना ही नहीं है, बैठना मना है। उसके बावजूद भी जो मेरे से बन पड़ता है बेल्ट बांध के या जैसे भी पॉसिबल है, मैं हर तरह से एफर्ट कर रहा हूँ। तो आप विश्वास रखिए, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मैं अगले 2 से 3 दिन में किसी भी हालत में आपके सर्वे के सारे वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। मेरे पार्ट पे अभी तक ही हो जाते, लेकिन चलिए अब इन बातों को छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा पोर्शन है उसमें हम लोग 3 चैप्टर बेसिकली कवर करने वाले हैं, जिसमें एक तो हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक और निजी सहभागिता। एक हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर कि हमारे राजस्थान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो क्या हैं, उसके बारे में राजस्थान में क्या प्रोग्रेस है। हाँ, एक हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, बाहरी सहायता से राजस्थान में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो 3 चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक निजी सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीपी बोल देते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं उसको निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता। सबसे पहले इस बात को समझें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने की जिम्मेदारी एक्सक्लूसिवली हमारी सरकार की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम सरकार को टैक्स देते हैं, है ना। तो हम सभी सरकार को क्या देते हैं, हम लोग सभी सरकार को देते हैं टैक्स या कर।
तो हम सभी सरकार को टैक्स या कर का भुगतान करते हैं, और अगर हमने सरकार को टैक्स दे दिया तो उसके बदले में सरकार का एक कर्तव्य बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हाईवे चाहिए, तो ये कौन बना के देगा हमें? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनल, जो पर्सनल गुड्स हैं वो तो हम अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने घर में फर्श डालना है, आप डाल लोगे, लेकिन क्या आपके बाहर, घर के बाहर रोड टूटी आप बना दोगे? नहीं, वो किसका काम है? वो तो पूरी तरह से सरकार को ही करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कहीं पे कोई फ्लाईओवर या पुल बनाना है, नई मेट्रो रेल चलानी है, तो ये सारे के सारे जो काम है, ट्रेन चलानी है, बस अड्डा बनाना है, ये सारे काम सरकार को करने होते हैं। पुराने ज़माने में ये सारे के सारे काम सरकार ही किया करती थी। जैसे कहीं पे हाईवे बनना है तो कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। अगर नेशनल हाईवे है तो वहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता था, NHAI, वो बना देता था। और अगर मान लो कि राज्य का काम है तो राज्य में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या PWD होता है, वो बना देगा। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है वो चला करता था। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे सरकार को ये समझ में आया कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे से, सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं और उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। कैसे सुधार की ज़रूरत है, समझिएगा मेरी बात को। बेसिकली हो ये रहा है कि जो काम सरकार करती है उन कार्यों के अंदर या तो मैनेजमेंट की कमी रह जाती है, पैसा सरकार का खूब लग जाता है लेकिन सही से काम मैनेज नहीं हो पाता, ढंग से बन नहीं पाता। ढंग से काम हो जाता है तो उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बेहतर नहीं हो पाती। और सरकार को पुअर मैनेजर तो माना ही जाता है कि कमज़ोर प्रबंधन तो सरकार का है ही। और एक और दिक्कत है, वो क्या है? भ्रष्टाचार। और इसके अलावा सरकार के पास में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी नई नई इनोवेशन, इन सब का अभाव होता है। प्राइवेट सेक्टर इन सब चीज़ों में एडवांस्ड है। प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक से एक नया जो आविष्कार है वो उनके पास अवेलेबल होता है, प्रबंधन की काबिलियत उनकी बहुत अच्छी होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं बेटर किसी काम को कर सकता है, ऐसा माना जाता है। और यूँ नहीं कह सकते हम कि कोई काम सरकार के बस का नहीं है, कर तो सरकार भी सकती है, लेकिन सरकारी सिस्टम जो लचर हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको सुधारने में समय लगेगा। एक दिन में तो नहीं सुधार सकते, और जब तक ना सुधर जाए तब तक क्या करें? तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, गवर्नमेंट के जो काम हैं, उन कामों में हम निजी क्षेत्र को साथ में जोड़ लें। जब गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र साथ जुड़ के काम करेंगे, दोनों सहभागिता से काम करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो सरकार का जो जन कल्याण का ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा होगा। सरकार तो बनी क्यों? पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो जनता का कल्याण का सरकार का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और साथ में निजी क्षेत्र की जो क्वालिटी, मैनेजमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, वो सब भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोनों का जो मिला जुला प्रयास है उसको हम लोग नाम दे देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका मतलब ये निकला कि जैसे सड़क बनानी है तो पहले सरकार को सड़क बनानी पड़ती थी, सरकार के पास अच्छी मशीनें अवेलेबल नहीं है, सरकार के पास में अच्छे इंजीनियर्स हैं लेकिन एक सिस्टम अलग है वो, तो सरकार के पास कुछ समस्याएं हैं। हो सकता है सरकार के पास पैसा भी ना हो। उसी का सरकार ने तौर निकाला कि एक काम करते हैं, सड़क बनवानी है तो हम प्राइवेट सेक्टर को बोलते हैं कि आप बना के दो हमें सड़क, और उनकी सहभागिता से वो सड़क बनेगी, तो ये हमारे लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाएगा। अब बात ये आती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किस तरह से गवर्नमेंट कौन कौन से मॉडल्स अपनाती है। तो एक बार हम लोग उन मॉडल्स को समझते हैं। मैं हल्का सा आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और किस तरह से सरकार काम करती है। आप सभी लोगों ने एक बहुत आम सा कॉन्सेप्ट है जो आप सबने बहुत बार देखा होगा, जिसका नाम है टोल। टोल देखा आप सब लोगों ने? टोल टैक्स जिसको हम बोलते हैं, टोल टैक्स देखा होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए टोल टैक्स का फंडा क्या है। आप सभी जब रोड पे, हाईवे पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रास्ते में आपको टोल टैक्स देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे आप रुक के और अपनी गाड़ी की पर्ची कटाते हैं और 20, 50, 100 रुपये जो भी टैक्स है वो देते हैं, तब जाके आपको वहाँ से जाने दिया जाता है। टोल टैक्स का फंडा आया क्यों? देखिए टोल टैक्स हाईवे पे ही होता है, गलियों में तो नहीं है। या तो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, तो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे टोल टैक्स है। ये टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से पैदा हुआ? हमारे राज्य में या हमारे भारत में सरकार को सड़क बनानी थी। अब होता ये था कि सरकार जब सड़क बनाती थी तो वो क्वालिटी निकल के नहीं आ पाती थी, और उसके बाद सरकार का बहुत सारा पैसा भी उसमें फंस जाता है। सड़क बनाओगे, कई 100 करोड़ रुपए लगेंगे, तो फिर वो सरकार जैसी सड़क बना के तैयार करती है, थोड़े टाइम में उस सड़क का टूट फूट या उसमें मरम्मत का काम भी आ जाता है। सरकार उस काम को रख रखाव भी नहीं कर पाती, तो दिक्कत आ जाती है। सरकार ने इसका तरीका निकाला और सरकार ने कहा कि यही काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा करेंगे। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया, और प्राइवेट सेक्टर को सरकार कहती है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और मान लेते हैं कि ये है 50 किलोमीटर,
तो 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनानी है आपको। गुणवत्ता सरकार बता देती कि किस क्वालिटी की सड़क हमें सड़क चाहिए। तो सरकार गुणवत्ता बता देती है, सड़क की चौड़ाई, सड़क की डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ मतलब कितना मोटा लेयर डाला जाएगा, सारी चीज़ें सरकार बता देती है। सीमेंट की सड़क है या फिर वो सड़क जो है वो डामर की सड़क है, सब बता दिया। सब बताने के बाद सरकार ने उनको पूछा कि बताओ भाई कितने रुपए में सड़क बनेगी। तो उन्होंने कहा कि ये सड़क हम बना के तो दे देंगे, प्राइवेट पार्टी ने उन्होंने कहा हम सड़क तो बना देंगे, लेकिन ये सड़क बनाने के एग्जाम्पल के लिए हम लोग 100 करोड़ रुपया लेंगे। कितना पैसा लेंगे? 100 करोड़। तो उन्होंने बोला 100 करोड़ रुपए लेंगे, सड़क बना के दे देंगे। अच्छा, सरकार ने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास, सरकार के पास तो 100 करोड़ रुपए नहीं है, हम तो आपको पैसे नहीं देंगे, आप अपनी जेब से पैसे लगाओ और सड़क बना दो। अब ये बड़ी विचित्र बात नहीं है कि एक प्राइवेट आदमी कहता है यार एक तो मैं सड़क बना के दूँ आपको, अच्छी क्वालिटी भी चाहिए आपको, ऊपर से पैसे भी मैं ही लगाऊँ। सरकार कहती है हाँ आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, पैसे आप ही लगाओ। इसके साथ साथ सरकार कहती है कि अगले 10 साल तक, 10 साल में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अलग अलग पीरियड हो सकता है, अगले 10 साल तक इस सड़क पे कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। अगर इस पे कोई भी टूट फूट हुई तो इसकी मरम्मत की, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी। प्राइवेट पार्टी कहती है यार ये सही है, सड़क मैं बनाऊं, 10 साल तक रख रखाव मैं करूं और मुझे सरकार पैसे भी नहीं देगी। तो सरकार कहती है काम करते हैं, इस सड़क पे से कोई भी गुजरेगा तो अगले 10 साल तक इस पे से गुजरने वालों से आप पैसे ले लेना, हम मिलकर रेट डिसाइड कर लेते हैं। जो रेट हमने तय किया जाने वाले व्यक्ति से वो ले लेना और वो कमाई आपकी सीधी आपकी जेब में जाएगी, उसमें से सरकार को मत देना। और ये जो पैसे आप जनता से लोगे इसको हम नाम क्या देंगे? टोल टैक्स। तो टोल टैक्स बेसिकली क्या है? एक प्राइवेट पार्टी ने सरकार के कहने पे सरकार के लिए सड़क बनाई और उस सड़क पे से जाने वाले लोगों से वो पैसे वसूल लेती है, उससे उसकी सड़क बनाने की जो कॉस्ट है वो और उसका जो प्रॉफिट है उसकी रिकवरी हो जाती है। तो ये इसका टोल टैक्स का तरीका है। फिर 10 साल 15 साल जितना सरकार ने ठेका दिया है उतने साल पैसे इकट्ठे करने के बाद में और वो वहाँ से उसको खाली करके चला जाता है, सरकार को सड़क सौंप देता है। तो ये जो तरीका है ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है जिसको हम लोग पीपीपी मॉडल बोलते हैं। पीपीपी मॉडल में सरकार इन्वेस्टमेंट कई प्रकार से कराती है, प्राइवेट पार्टी से कई तरह से निवेश कराती है। आपको कईयों को लग रहा होगा कि यार ये बड़ी अजीब बात है, सड़कें बनाने में 100-200 करोड़ लगते हैं और वो वहाँ बैठ के डेली 50-50 रुपये चिल्लर गिनता रहता है। नहीं, एक एक टोल की, छोटे छोटे टोल की दिन की कलेक्शन 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए होती है। तो इनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, 4-5 साल में रिकवरी हो जाती है, अगले 4-5 साल इनका प्योर प्रॉफिट होता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा पैसे भी ये कमा लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे इसके मॉडल प्रचलित हैं, मैं उनमें से सिर्फ कुछ आपको बता रहा हूँ। ऐसा मत याद कर लीजिएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिर्फ यही मॉडल होते हैं और ये टॉपिक आपको यहाँ भी काम आएगा, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ भी काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलित निवेश मॉडल या इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल या निवेश मॉडल कहलाते हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? पहला मॉडल है, नाम इनके ध्यान से देखिए, पहला है बॉट, फिर है BOO, उसके बाद BOOT, BOLT, DBFOT, हाइब्रिड एन्युटी, स्विस चैलेंज और EPC। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, रट्टा नहीं लगा लेना कि इतने ही हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, पता होना चाहिए आपको। जैसे पहला है बॉट, ये सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे पहले जो मॉडल्स शुरू हुए उसमें यही था। बॉट का मतलब है BOT में एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। B का मतलब है बिल्ड, बिल्ड का मतलब है निर्माण बनाना। O का मतलब है ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब है संचालन और आगे है T का मतलब है ट्रांसफर या हस्तांतरण। ये मॉडल कैसे है कि सबसे पहले एक निजी व्यक्ति या निजी पार्टी किसी सरकार की संपत्ति का निर्माण करेगी, रोड का, हॉस्पिटल का, किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले वो निर्माण करेंगे तो बिल्ड हो गया, उसके बाद वो खुद ही संचालित करेंगे, सरकार संचालन भी नहीं करेगी और एक निश्चित समय के बाद में सरकार को उसका हस्तांतरण देके चले जाएंगे। जैसे सड़क बनाई तो बिल्ड हो गया, उस सड़क को 10 साल तक रख रखाव किया, चलाया तो ऑपरेट हो गया और 10 साल के बाद वो सरकार को सौंप के चले गए। तो ये है बिल्ड ऑन ट्रांसफर बॉट मॉडल। अब इसी में अलग अलग चीज़ें जुड़ के अलग अलग मॉडल बन जाते हैं। जैसे अगला मॉडल आप देखिए, अगला मॉडल है BOO। BOO का मतलब है बिल्ड ऑन ऑपरेट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार मॉडल बनवाती है, संचालित भी करवाती है प्राइवेट पार्टी से और बाद में उन्हीं के स्वामित्व में दे देती है, सरकार उसको वापस अपने स्वामित्व में नहीं लेती। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि सरकार ने कहीं पे छोटी सी डिस्पेंसरी बनवा दी, जस्ट एग्जांपल है, भावनाओं में ना बह जाएं, तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनवा दी। डिस्पेंसरी बनवाने के बाद में सरकार ने उसको बोला कि इस डिस्पेंसरी को आप ही बनाओ, आप बनाने के बाद संचालित भी करो, 10 साल तक सरकार के कहे अनुसार चलाओ, 10 साल के बाद आपकी हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अगला है जिसका नाम है BOOT, बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र। पहले बनाइए,
स्वामित्व में रखिए, संचालित कीजिए और बाद में सरकार को हस्तांतरित कीजिए। ऐसे ही एक है जिसका नाम है DBFOT। DBFOT क्या है? DBFOT एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिज़ाइन का एलिमेंट भी जुड़ जाता है। मतलब पहले क्या होता था, सड़कों वड़कों में सरकार बताती है ना कि सड़क ऐसी बनानी है। अब सरकार को लगता है यार हमसे अच्छा तो प्राइवेट वाले डिज़ाइन करते हैं, तो हो सकता है कि सरकार को जैसे एक हॉस्पिटल बनाना हो तो सरकार बोल देगी कि हमें 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, डिज़ाइन भी प्राइवेट पार्टी बनाएगी, कंस्ट्रक्शन भी वही करेगी, पैसा भी वही लगाएगी, उसको चलाएगी भी वही, और फाइनली सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये भी एक तरीका है। एक बड़ा फेमस तरीका है जिसका नाम है हाइब्रिड एन्युटी मेथड। ये हाइब्रिड एन्युटी मेथड क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मेथड में सरकार कोई प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टी से करवाती है और उसकी जितनी लागत होती है उसका 40% एडवांस में उसको शुरुआत में ही दे देती है, और बाकी जो है वो उसको अपने आप मैनेज करना पड़ता है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रारंभ में सरकार 40 करोड़ रुपए का निवेश कर देगी और बाकी जो प्राइवेट पार्टी जाना। ये जो मेथड है वो हाइब्रिड एन्युटी मेथड कहलाता है। एक मेथड है जिसका नाम है EPC। EPC में पूरा नाम उसका होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये मेथड बेसिकली इन्वेस्टमेंट मॉडल कम और सरकारी काम कराने का, ठेका देने का मॉडल ज़्यादा है। ये क्या होता है, कई बार कई चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं, हाईली टेक्निकल होती हैं, और उसमें सरकार को लगता है कि हम इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो कि राजस्थान में कहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, भाप ऊर्जा वाला, और एक प्लांट लगाना है, कोयले से बिजली बनानी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका उसमें जो बॉयलर वगैरह होगा, उसके अंदर जो हीट कन्वर्टर होगा, उसके अंदर जो कोल्ड स्टोरेज होगा या कूलिंग टावर होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसे में सरकार कहती है कि अगर ये काम हमने किए ना तो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो एक पार्टी को पकड़ा और उसको दे दिया कि इसकी पूरी इंजीनियरिंग भी आप करोगे। इंजीनियरिंग करने के बाद में और जो प्लांट बनाने के लिए सामान खरीद के लाना पड़ेगा विदेशों से, वो भी आप लाओगे, पूरे प्लांट का निर्माण भी आप करोगे, तो वो EPC कॉन्ट्रैक्ट या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक मॉडर्न मेथड है इसका जिसका नाम है स्विस चैलेंज। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेथड का नाम है स्विस चैलेंज। ये स्विस चैलेंज मेथड क्या होता है? स्विस चैलेंज मेथड क्या है? नॉर्मली सरकार प्राइवेट पार्टी को पहले कहती है कि हम सड़क बनाना चाहते हैं, बताइए कौन कौन बनाने को तैयार है और हमें बता दीजिए कितने रुपए में बनाओगे। एक नाम आपने सुना होगा, बिडिंग या बोली। सुना है बिडिंग या बोली? बिडिंग या बोली का यही सिस्टम है। सरकार अखबार में एक विज्ञापन दे देती है और बोलती है कि हम लोग एक सड़क बनाना चाहते हैं और सड़क की जो विशेषताएं हैं वो ऐसी ऐसी होंगी, आप बता दीजिए कौन कौन बनाना चाहता है। सारी प्राइवेट पार्टी एक बंद लिफाफे में सरकार को चिट्ठी भेज के और बताती हैं कि हम इस सड़क को 50 करोड़ में बनाने को तैयार हैं। कोई पार्टी बोलेगी 58 करोड़ में बनाएंगे, कोई बोलेगी 48 करोड़ में। एक दिन निश्चित कर लेते हैं, निश्चित दिन पे सभी पार्टीज को एक साथ बुला लेते हैं, सबके सामने निष्पक्ष रूप से उन लिफाफों को खोला जाता है, जो सबसे कम बोली लगाता है उसको काम दे दिया जाता है। ये तरीका है। इस तरीके में ध्यान से देखिए सरकार ने क्या किया, काम क्या कराना ये सरकार ने तय किया, कैसा कराना ये सरकार ने तय किया, लेकिन उन पार्टीज से बस कीमत मांगी, जिसने अच्छी कीमत लगाई, जो सस्ते में काम कर रहा है उससे काम करवा लिया। ये बिडिंग सिस्टम सरकार का कहलाता है। मैक्सिमम सरकार अपने काम, छोटे काम इसी मेथड से कराती है। इस मेथड में एक दिक्कत है, वो पार्टी काम के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन काम तो उसी गुणवत्ता का होगा, उसी क्वालिटी का होगा जो सरकार ने तय किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक रेनॉल्ड्स का पेन खरीदना है, फिर आप 3 दुकानों पे पूछने के लिए गए, 18 का कौन दे रहा है, 19 का कौन दे रहा है, 20 का, फिर उनमें से जिसने कम पैसे मांगे उससे आपने खरीद लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, पेन कौन सा खरीदा आपने, रेनॉल्ड्स का। क्या कभी भी आपको नई टेक्नोलॉजी का पेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से तय करके गए हो कि मुझे यही पेन खरीदना है, उसी की कीमत पूछ रहे हो। तो जो बाकी बिडिंग सिस्टम उसमें समस्या रहती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक तरीका है जिसका नाम है स्विस चैलेंज मेथड। इस स्विस चैलेंज मेथड में बेसिकली क्या होता है कि सरकार नॉर्मली पूछती भी नहीं है किसी से, किसी को इनवाइट नहीं करती, अपने आप ही एक प्राइवेट पार्टी, सरकार के कहने पे भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, अपने आप एक प्राइवेट पार्टी, जैसे किसी को पता चला कि सरकार हॉस्पिटल बनाने वाली है, तो अपने आप एक प्राइवेट पार्टी उसका बहुत सुंदर डिज़ाइन बना के और बहुत हाई स्पेसिफिकेशन बना के और सरकार को एक प्रस्ताव भेज देती है कि देखो हमें संज्ञान में आया है कि सरकार एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है, ये हम हॉस्पिटल बना के देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, 500 करोड़ चार्ज करेंगे। आ गया। जैसे ही आता है तो फिर सरकार ये चैलेंज के रूप में दूसरे प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स को दे देती है कि देखो एक प्राइवेट पार्टी ने 500 करोड़ में हॉस्पिटल बना के देने का दावा किया है, अब आप बताइए आप कितने में दे सकते हैं। तो बाकी लोग भी फिर उसके आधार पे और अपना और बेहतर प्लान और बेहतर रुपए में बना के देने को सरकार को कोटेशन देते हैं। अब मान लो कि एक ने कहा 450, एक ने कहा 300, एक ने कहा 400, सबके कोटेशन आ गए। फिर सरकार जो ओरिजिनल पार्टी थी ना,
जिसने स्विस चैलेंज किया था उसको फिर से बुला के उससे भी बात कर लेती है कि देखो आपने जो मॉडल बनाया उससे बेहतर मॉडल या वैसा ही मॉडल दूसरी प्राइवेट पार्टियां आपसे सस्ता देने को तैयार हैं, अब आप बताओ कितने में दोगे। इसको हम बोलते हैं रेट नेगोशिएट करना। तो वो बता देते हैं कितने में देंगे, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको काम दे दिया जाता है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, या जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में निजी सहभागिता। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे बताओ सार्वजनिक निजी सहभागिता क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जब प्राइवेट सेक्टर अवेलेबल कराता है तो पीपीपी मॉडल कहलाता है। हमारे राजस्थान में जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है वो मैक्सिमम डाटा दिसंबर 2020 तक का ही है। तो तब तक की बात करें तो तब तक सरकार ये कहती है कि हमारे पास 16,56,342 करोड़ रुपए इतना इन्वेस्टमेंट पीपीपी सेक्टर में हो चुका है और अभी तक 184 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्जाम के एंगल की। एग्जाम के एंगल से एक तो इन मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो मैंने आपको बता दी। अगली चीज़ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई, तो नंबर याद कर लो 184, 184। तो 184 स्कीम्स जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 16,56,342 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये कहूँगा, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा दिमाग ना भी लगाओ ना तो भी चल जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए मुझे भी कई बच्चों से, कई लोगों से ऐसा सुनने में आता है कि भाई सर्वे जो है बहुत लंबा होता है, सर्वे में बहुत समय लगता है। गलत है बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर्वे जब गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सारी जानकारियां देना कि राज्य में एक भी पैसा इधर से उधर हुआ तो कहाँ हुआ। तो सर्वे में गवर्नमेंट तो हर परियोजना की पूरी पूरी जानकारी देती है। गवर्नमेंट को एक तरह से यूँ मानिए कि अपने लिए तालियां बजवानी है कि देखो हमने इतना काम कर दिया है ना। पूरे हर योजना की पूरी समीक्षा की जाती है, इसलिए तो हम उसको आर्थिक समीक्षा बोलते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम के एंगल की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम के एंगल से सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली सर्वे पढ़ाने वाले, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन आउट नहीं कर रहा हूँ, पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण बात कर रहा हूँ। मेरी बात को साधारणतः ही लें। किसी के ऊपर कटाक्ष करना या किसी को नीचा दिखाना ये अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छा काम करना है और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपके 2 नंबर बढ़ जाएं और फालतू चीज़ों से मैं आपको बचाए रखूं, फालतू चीज़ों में आप ना उलझें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। नॉर्मली क्यों इसमें इतना टाइम लग जाता है, सर्वे इतना लंबा क्यों चलता है, उसका रीज़न है कि पूरा का पूरा सर्वे ऐसे कैसे उठा के पढ़ दिया जाता है, बच्चों को पूरा सर्वे पढ़ा दिया जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं, क्या बात है, मज़ा आ रहा है, देखो कितने आंकड़े। बच्चे आंकड़े मैं तो लिखवा दूंगा, सर्वे तो भरा पड़ा है। अगर पूरा सर्वे ही पढ़ना है तो किसी के पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो किताब उठाओ 200-250 पेज की जो सरकार का सर्वे पूरा पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में याद रह पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे ये प्रेशराइज करूँ कि 16,56,342 करोड़ रुपए पीपीपी में याद करना, एक पीपीपी है क्या? सर्वे में कम से कम ऐसे 1000 आंकड़े हैं, कितने आंकड़े याद करोगे? तो बच्चे याद नहीं रह पाएगा। इसलिए सिर्फ काम की बातों पे फोकस करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको पुराने पेपर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिससे आपको ये एहसास होगा कि हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, पेपर क्या जानना चाहता है, क्या पेपर ये सारी चीज़ें पूछता है, नहीं पूछता है। कुछ एक लोग ऐसा भी कहेंगे कि देखो प्री में, आरएस प्री में, एसआई में या कोई कॉलेज लेक्चरर का पेपर है उसमें तो इतने सर्वे से काम चल जाएगा समरी से, लेकिन अगर आरएस मेंस लिखना हो ना तो फिर ये समरी से काम नहीं चलेगा। गलत अवधारणा है। आरएस मेंस के आंसर लिखना, अगर ढंग से आंसर लिखना चाहते हैं तो उसमें ऐसे आंकड़े लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि राजस्थान में XYZ गांव से XYZ गांव तक 24 किलोमीटर सड़क बनी, पहले 24.5 किलोमीटर लंबाई थी। अरे भाई कौन पूछ रहा है? आपको एक ट्रेंड याद होना चाहिए, एक पैटर्न याद होना चाहिए। तो काम की बातों पे फोकस करो। मैं अपनी तरफ से सर्वे में कुछ नहीं छोड़ रहा, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, पूरा सर्वे करा रहा हूँ। स्टिल उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, तो जितना है उस पर फोकस कर लीजिए। इस बात में कोई मनाही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें जितने भी लोग YouTube पे जो भी पढ़ा रहे हैं, YouTube पे पढ़ा रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। तो आपको किसी को अच्छा लगता है वहाँ देखें, लेकिन अपनी क्लास के लिए मैं दावा करता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। पुराने एग्जाम के 10 साल के पेपर मैंने पूरे एनालाइज किए। 10 साल के पेपर को देखते हुए इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और अगर आप इसको काम वो करें, याद रखिएगा, लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, काम वो करें जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट की 30 किताबें पढ़ लीजिए, आपके नंबर नहीं आएंगे। 30 किताब को
एक ही किताब को 30 बार पढ़ लीजिए, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। आप अभी 300 पेज का सर्वे पढ़ोगे, रिवाइज़ कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अगर वही सर्वे मैं आपको 20 पेज में दे दूं तो शायद आप रिवाइज़ कर लोगे, और एक बार नहीं 4 बार कर लोगे। 30 पेज पढ़ने में अगर 3 घंटे लगते हैं, 30 पेज पढ़ने में अगर आपको 3 घंटे लगते हैं, तो सोचिए ज़रा कि 90 पेज पढ़ने में, 100 पेज पढ़ने में, 200 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम भी बचेगा और आपके एग्जाम का काम बन जाएगा। तो फोकस करके पढ़ें। अच्छा, इसके नोट्स का क्या करें? नोट्स आपको दे देंगे हम लोग, जो नोट्स मेरे से बनते जा रहे हैं वो मैं नोट्स आपको दे दूंगा। लेकिन बच्चे पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य चाहिए। मैं अगर वीडियो में बोल के जाता हूँ कि परसों शाम तक नोट्स दे पाएंगे, उसके पीछे रीज़न है कि जो चीज़ तैयार नहीं है उसका मैं कमिटमेंट कैसे कर दूँ। लेकिन फटाफट मेरे पास में मैसेज आने लग जाते हैं, अभी तक नहीं आया, कब आएगा? बच्चे आ जाएगा। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। अगर सोचिए ज़रा, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? आपके बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और अगर कर रहा हूँ तो उस काम को अधूरा थोड़ी छोड़ूंगा, पूरा ही करूँगा। तो बच्चे चिंता ना करें, थोड़ा सपोर्ट करें, साथ बने रहें। और फिलहाल जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, और स्पेशली जब मेरी हेल्थ बहुत पुअर है, उसकी वजह से मैं ये काम बहुत जल्दी नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं अब तक मौका नहीं देता आपको। बट कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में हम सब कंप्लीट कर लेंगे, चिंता ना करें। अब देखिए, ये बात तो हमारी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। राजस्थान में 184 स्कीम्स जो हैं, 184 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं 31 दिसंबर 2020 तक। मैंने आपको बताया कि बोर्ड DBFOT, हाइब्रिड एन्युटी, स्विस चैलेंज, EPC क्या होता है। और स्विस चैलेंज तो एक बार RS मेंस में भी पूछा गया था, और बच्चे बहुत वेग आंसर लिखते हैं, पता ही नहीं होता कि स्विस चैलेंज क्या है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो PPP मॉडल चल रहा है वो कैसे चलता है, उसका तरीका क्या है। तो देखो, PPP मॉडल में सबसे पहले हम ये देखें कि संस्थान स्तर पे राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं कौन सी हैं। तो अगर हम संस्थान स्तर पे बात करें तो इसके लिए ये है इसका इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंस्टीट्यूशनल सेटअप में 3 चीज़ें होती हैं, याद कर लीजिएगा। एक तो होती है अप्रूविंग कमेटी, अप्रूविंग कमेटी के अलावा एक होती है नोडल एजेंसी, और नोडल एजेंसी के अलावा एक होती है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? अप्रूविंग कमेटी होती है, नोडल एजेंसी होती है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है? नोडल एजेंसी का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, तो क्या होता है कि किसी को भी कुछ जानना हो ना, तो परेशानी होती है कि यार यहाँ पे 50 लोग हैं, पूछें किससे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके घर में शादी हो रही है, और शादी होती है तो आप जानते हैं ना, घर के अंदर सारा सामान, सब चीज़ें, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। और कभी तो आपकी सिस्टर कोई सामान उठा के ले जा रही है, कभी पिताजी ले जा रहे हैं, कभी आपकी माताजी ले जा रही हैं, कभी छोटा भाई ले जा रहा है, सब कन्फ्यूजन फैल रहा है। अब एक बाहर से आदमी आया, उसको कोई भी चीज़ चाहिए, तो कन्फ्यूजन है ना कि इसके लिए मैं पिताजी से पूछूं, बेटे से पूछूं, माँ से पूछूं, किससे पूछूं। तो ऐसे में हम एक आदमी को नोडल अपॉइंट कर देते हैं कि घर में कोई भी सामान ना मिले ना, तो वो दादाजी बताएंगे, या कोई भी चाबी कहीं भी हो ना, तो ताला लगा के फिर दादाजी को दे देंगे, कहीं चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं, दादाजी के पास पड़ी है। वो नोडल है। नोडल का मतलब है केंद्र बिंदु है वो एक। तो हर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अलग अलग विभागों से, अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक आदमी चाहिए, उस एक आदमी को हम लोग बोलते हैं नोडल एजेंसी। तो सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा कि राजस्थान में PPP सिस्टम के लिए नोडल एजेंसी कौन है। राजस्थान में PPP मॉडल के लिए जो नोडल एजेंसी है वो 2007-8 में स्थापित की गई थी। और वो क्या है, राजस्थान में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट या आयोजन विभाग। प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक अलग से विशेष प्रकोष्ठ या विशेष सेल बनाया गया था, इसका नाम PPP प्रकोष्ठ या PPP सेल है। हर चीज़ के लिए नोडल एजेंसी वही रहेगी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संबंध में कोई भी बात पूछनी हो तो सीधा आयोजन विभाग से कांटेक्ट करो, PPP सेल से कांटेक्ट करो, वो एक नोडल एजेंसी हो गई। उसके बाद अगली चीज़ होती है वो है अप्रूविंग कमेटी। इसका मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी सहमति कौन देगा, अप्रूवल कौन देगा, अनुमति कौन देगा। तो अनुमति के लिए हमारे यहाँ पे 4 कमेटीज़ बनी हुई हैं। 4 कमेटीज़ देखते हैं। पहली कमेटी है जिसका नाम है CID। CID का पूरा नाम है काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है? देखो, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको हम आधारभूत संरचना बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो और उस प्रोजेक्ट में जो राशि इन्वॉल्व है, उसकी जो लागत है वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे CID का रोल आ जाता है। CID वो वाला CID नहीं, टीवी वाला, दया वाला, दरवाजे तोड़ने वाला नहीं। ये CID का नाम है काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 500 करोड़ से ऊपर की परियोजना में आएगा, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं और वो अनुमति देते हैं। तो 500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट CID अनुमति देगी, मुख्यमंत्री जी अनुमति देंगे। उसके बाद ये तो होगी खाली अनुमति देने की बात।
अब अनुमति देने से पहले चीज़ों को जांचना करना बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, तो सीआईडी की मदद के लिए एक और काउंसिल बनी हुई है जिसका नाम है ईसीआईडी। ईसीआईडी का पूरा नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सीआईडी की ही सिस्टर है, उसकी छोटी बहन है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। तो राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी होंगे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसका काम क्या है? सीआईडी का काम ठीक से चले उसकी मदद करना। इसके अलावा अगर सड़कों से संबंधित कोई काम है तो एक और कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स। इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? इसकी अध्यक्षता भी मुख्य सचिव साहब ही करते हैं। और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर किसी भी सड़क का निर्माण हो तो इस कमेटी से अनुमति उसकी जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्विस चैलेंज बेसिस पे कोई काम होना हो तो उसके लिए कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्विस चैलेंज प्रपोजल। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। याद करना बेहद आसान है, खाली सीआईडी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर करते हैं, बाकी सारी कमेटीज की अध्यक्षता मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी ही करते हैं। अब बात आती है, देखो एक हो गया अनुमति। अनुमति मुख्यमंत्री जी ने दे दी कि जाओ सड़क बना लो। इसके संबंध में कोई भी बात करनी है, नोडल एजेंसी कौन रहेगी? पीपीपी सेल रहेगी, आयोजना विभाग वाली। अगली बात आती है कि अब ये काम कौन करेगा? योजना को अनुमति मिल गई, योजना के लिए बातचीत करनी है तो नोडल एजेंसी मिल गई, लेकिन काम करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो असल में काम करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोल सकते हैं, क्रियान्वयन एजेंसी बोल सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? मैंने यहाँ पे लिखा है संबंधित प्रशासनिक विभाग जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। इस बात का मतलब क्या है? जैसे मान लो सड़क बनाना है तो सड़क बनाने के लिए जो पब्लिक सार्वजनिक निर्माण विभाग है वही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया। हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए चिकित्सा विभाग है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया। सिंचाई का काम है तो कृषि विभाग है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया। तो जो जिस विभाग का काम है उससे संबंधित विभाग ही उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाता है। तो ये तो बात हो गई कि संस्थाओं के लेवल पे क्या सेटअप है। नोडल एजेंसी पीपीपी सेल, अप्रूविंग कमेटी 4 सीआईडी, ईसीआईडी, स्टेट रोड कमेटी और स्विस चैलेंज कमेटी। और उसके बाद हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? जिस विभाग का काम है वही विभाग रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि पीपीपी के अंतर्गत राजस्थान में कोई जॉइंट वेंचर हुआ है क्या? जॉइंट वेंचर समझते हैं आप? बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। जॉइंट वेंचर को हिंदी में हम बोलते हैं संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम का मतलब है कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा काम, ऐसी कंपनी जिसके अंदर दो लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। जहाँ दो लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं वो तो साझेदारी या पार्टनरशिप कहलाता है। तो ये संयुक्त उपक्रम का मतलब क्या हुआ? बेसिकली होता क्या है, जब हम पार्टनरशिप करते हैं ना किसी बिजनेस में, तो पार्टनरशिप तो हमेशा होती है लंबे समय के लिए। जैसे आपने और मैंने साथ मिलकर साझेदारी कर ली और हमने डिसाइड किया कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, आने वाले समय में जो भी काम होंगे वो हम दोनों साथ मिलकर करेंगे, वो साझेदारी है। उसके अंदर बिजनेस नया नया आता जाता है, हम पार्टनर साझेदार बने रहते हैं। संयुक्त उपक्रम या जॉइंट वेंचर जो होता है वो ऐसा नहीं होता। उस पर दो चीज़ें होती हैं, या तो उसका समय फिक्स होता है कि हम 3 साल के लिए एक साथ काम करेंगे, 2 साल के लिए काम करेंगे, या फिर उसके अंदर नॉर्मली एक काम फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो कि एक सड़क बनानी है, उस सड़क बनाने के लिए मैंने और आपने पार्टनरशिप कर ली और दोनों ने तय किया कि जब तक ये सड़क बनेगी तब तक हम साझेदार रहेंगे। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वो संयुक्त उपक्रम या जॉइंट वेंचर कहलाता है। अब आपको एग्जाम के एंगल से यहाँ पे नाम याद कर लेने कि पीपीपी मॉडल में राजस्थान सरकार के कौन कौन से जॉइंट वेंचर चल रहे हैं। अब जैसे ही जॉइंट वेंचर का नाम आता है, संयुक्त उपक्रम का मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे। एक से ज़्यादा लोग होंगे तो ये रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें राजस्थान सरकार और ये पार्टनर है। सीधा सीधा याद कर लो, राजस्थान सरकार तो एक होगी ही होगी। राजस्थान सरकार के अलावा दूसरी पार्टी कौन सी है वो याद कर लो बस। और दूसरी पार्टी कैसे याद करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा संयुक्त वेंचर है उसका नाम है पीडी कोर। नाम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, नाम क्या है? पीडी कोर। तो पहला है पीडी कोर। पीडी कोर को अगर हम देखते हैं तो पीडी कोर किसके बीच में बना? एक तो राजस्थान सरकार होगी और एक है IL&FS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के नाम से एक बना हुआ है, इन दोनों के बीच में है। और इसका काम क्या है? जो राजमार्ग की बड़ी योजनाएं होती हैं उनके लिए ये साथ में मिलकर काम करते हैं। 2004 से ये साथ में काम कर रहे हैं। पीडी कोर, सॉरी मैं पीडी कोर की बात कर रहा था। तो पीडी कोर तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बना हुआ है, बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए बना हुआ 97 से। और ऐसे ही रिड कोर भी है, दोनों सेम ही है। सेम का मतलब है यहाँ भी पार्टनरशिप सेम है, वही सरकार और IL&FS है। बस फर्क क्या है? इनका उद्देश्य बड़ा राजमार्ग का विकास करना रिड कोर का, और पीडी कोर का उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ऐसे ही SUCRL बना हुआ है। SUCRL कहाँ पे है? भड़ला जोधपुर के अंदर
1000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाना है और सोलर पार्क के विकास के लिए इसको बनाया गया है। एक है हमारा ESUCRL। ESUCRL क्या है? बेसिकली जोधपुर और जैसलमेर के अंदर 750 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने थे। इसके लिए 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। तो देखिए, अगर हम लोग इसको देखें तो हमने ये पता कर लिया कि संस्थान स्तर पे क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है राजस्थान में। फिर PPP के अंतर्गत सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं, तो ये नाम याद कर लीजिए, PD कोर, रिड कोर, SUCRL और ESUCRL। ये याद करना पड़ेगा कि जो पहले दो हैं इनका उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े राजमार्ग का विकास करना। लास्ट के जो दो हैं इन दोनों का उद्देश्य है सोलर पार्क लगाना। उसके बाद राजस्थान में एक परियोजना विकास कोष, या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, उसका भी विकास किया गया था, उसको भी स्थापना की गई थी। लेकिन 2011 में शुरू हुआ, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ भी दें तो चलेगा। इसके बाद है सौदा सलाहकार सेवाएं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। ये क्या है? अब देखो, सरकार जब प्राइवेट के साथ काम करेगी ना, तो सरकार को कई तरह की सलाह चाहिए, कई तरह की, जैसे कानूनी सलाह चाहिए, जैसे तकनीकी सलाह चाहिए। तो जब सरकार को कानूनी, तकनीकी, वित्तीय ये सब सलाहें चाहिए तो ये कैसे लेगी? तो इसके लिए हमारे राजस्थान में कानून है जिसका नाम है RTPP एक्ट। RTPP एक्ट बेसिकली क्या है? RTPP एक्ट है। आप लोगों को इसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? राजस्थान में जब कोई सामान खरीदते हैं ना हम सरकारी लेवल पे, तो कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सेवाएं खरीदते हैं, तो वो कैसे खरीदनी चाहिए, बोलियां कैसे लगेंगी, कितने रुपए के सामान के लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये सब उसमें लिखी हुई है। तो RTPP के अंदर जो प्रावधान है उनका पालन करते हुए राजस्थान सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है वो ये सारी की सारी सलाहें ले सकता है, सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए, जिसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? कई बार क्या होता है कि प्राइवेट पार्टी एक प्रोजेक्ट उठा लेती है सरकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट पार्टी जो है वो सरकार का एक प्रोजेक्ट उठा लेती है, उस पर काम करना शुरू कर देती है, और बाद में पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करना वायबल नहीं है। वायबल का मतलब है इसको पूरा करना लाभकारी नहीं है, इसमें नुकसान होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक योजना, सड़क की योजना थी, सड़क की योजना बना ली, सारे पैसे प्राइवेट पार्टी ने लगा दिए, सरकार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए लगा दो, यहाँ से टोल टैक्स ले लेना। बाद में पता चला कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और टोल टैक्स से पूरी ज़िंदगी भर भी कलेक्शन करेंगे तो 60-70 करोड़ कलेक्शन हो पाएगा। तो उस पार्टी को ये लगेगा ना कि ये प्रोजेक्ट तो वायबल ही नहीं है, 100 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, टोल कलेक्ट होगा 60 करोड़ का, 40 करोड़ का तो घाटा रह जाएगा। तो ऐसे में जब वायबिलिटी गैप आता है, मतलब उसकी लाभदायकता में अंतर आता है, तो फिर सरकार उसके लिए वित्तीय सहायता देती है, और वो बीच का जो पैसा सरकार देगी उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। 2007 से शुरू हुआ। अब इसके अलावा PPP मॉडल पे कोई भी अगर योजना चलेगी तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक तो राजस्थान में हर परियोजना के लिए परियोजना अधिकारी या प्रोजेक्ट ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो संबंधित विभाग है उसके स्तर पे भी मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा सरकार ने और क्या क्या प्रयास किए हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो राजस्थान में रोड डेवलपमेंट पॉलिसी 2013 में बनी थी, और हमारे राजस्थान में PPP मॉडल में बॉट जो मॉडल है ना, हमने पढ़ा था, बिल्ड ऑन ट्रांसफर, उसके आधार पर सड़क बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इसके अलावा राजस्थान रोड डेवलपमेंट फंड एक्ट 2004 है। ये क्या है? रोड डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे 1 रुपए का उपकर या सेस लगा रखा है। तो पेट्रोल डीजल पर लीटर पे 1-1 रुपए का सेस सरकार कलेक्ट करती है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो इस राजस्थान के राज्य रोड डेवलपमेंट फंड में चला जाता है। वहाँ से फिर सड़कों के निर्माण पे पैसा खर्च होता है। इसके अलावा सरकार ने एक नया कानून पास कर रखा है जिसका नाम है राजस्थान राज्य हाईवे अधिनियम 2014, और इसके अलावा सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी, क्षमता निर्माण के लिए भी कार्यरत है। आपको क्या याद करना है? ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ऐसे नहीं रहेगी आपको। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है कि 184 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। याद रह जाए तो याद कर लीजिएगा 16,56,382 करोड़। नहीं याद रहे तो ये लो छोड़ देते हैं इसको। मॉडल्स के नाम याद कर लीजिए, 2-4 के मॉडल कौन कौन से हैं। फिर एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट चीज़, अप्रूविंग कमेटी, CID, ECID, एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्टेट रोड प्रोजेक्ट, और दूसरा है एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्विस चैलेंज। अध्यक्ष कौन है इनके? CID का अध्यक्ष है हमारे मुख्यमंत्री साहब, उसके बाद में सबके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। नोडल एजेंसी कौन है? आयोजना विभाग के अंदर एक PPP प्रकोष्ठ बना हुआ वो नोडल एजेंसी है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी काम कौन करेगा? संबंधित प्रशासनिक विभाग करेगा। जॉइंट वेंचर कौन कौन से चल रहे हैं? PD कोर, रिड कोर, SUCRL और ESUCRL। इतना आप याद रख लें, मोर देन एनफ है। इसके अलावा PPP फंड अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग एक याद कर लीजिए, आपके लिए काम आएगा। तो ये हमारा
एक चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए 2 चैप्टर और डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।